गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपने अगले सेट के पहले क्वेश्चन में। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग भी पेन पेपर लेकर बैठें और जैसे ही कुछ आप लोग को यूनिक डेटा मिलता है उसको नोट कर लीजिए। और सेट के लास्ट में जब लोग मैथ्स का डिस्कशन करते हैं तो मैथ्स आप लोग भी बनाए कीजिए साथ साथ। बहुत अच्छा लगता है जब आपका जवाब आता है, लगता है कि मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ वो बहुत एक बेहतर डायरेक्शन की ओर जा रहा है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। जैसा कि आपने देखा होगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? ऑप्शन है 73, 74, 98 और 97। आंसर क्या होगा? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सहकारी समिति के लिए याद रखेंगे कौन सा है? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और मैं फिर से बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अब जो है पॉलिटिकल साइंस में एक लेवल नीचे जा रहा है। अच्छा, ये संशोधन हुआ कब? तो ये संशोधन हुआ 2011 में। कब हुआ? 2011 में। इसका आउटपुट क्या क्या है? तो इसके टोटल 3 आउटपुट है। 3 आउटपुट का मतलब हो गया टोटल 3 जगह इसका संशोधन का जिक्र हुआ है। पहला कहा, याद रखिएगा, आर्टिकल 19 के फर्स्ट के सी में यूनियन और एसोसिएशन के बाद सहकारिता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है। सेकंड कहाँ हुआ है? आर्टिकल 43 ख यानी कि बी, 43 में एक बी जो है वो ऐड किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। आपको दिख रहे होंगे 43 डीपीएसपी है। और क्या? एक पार्ट अलग से जोड़ा। ठीक है, एक पार्ट कौन सा? आई बी, आई एक्स और आई एक्स बी, यानी कि पार्ट 9वां बी जुड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 9 जो है वो आपका क्या है? नगरपालिका और पंचायत है ना, जिसमें आपका 243 आर्टिकल है। 243 से लेकर 243ZG तक आर्टिकल है। ठीक है। और यहाँ पर उसे आगे बढ़ा गया है ना। यहाँ पर 243, इसको नोट कर लीजिएगा, ZG से आर्टिकल 243ZD तक गया है। जी की जगह यहाँ H होगा, है ना। कितना तक गया है? 243ZT तक गया है। वापस से मैं आपको बता दूं कौन कौन सा आर्टिकल में इंप्रूवमेंट हुआ है। एक तो 19(1)C में सहकारिता शब्द को जोड़ा गया है। एक आर्टिकल 43B में एक ऐड हुआ है। ठीक है, सहकारी समिति के प्रोत्साहन के लिए बताया गया है। और आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक ऐड हुआ है। ये हुआ है आपके भाग 9 के ख में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक रूप से व्यक्त किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो हम लोग को लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन सी है, जहां हम लोग क्या है, न्यायिक समीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 और 226 जहां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। अदरवाइज बाकी किसी आर्टिकल में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की चर्चा नहीं है। एक तो ये आर्टिकल 446 है जो गलत है ही नहीं। टोटल भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स है। कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 395 है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? तो याद रखेंगे, भू राजस्व के लिए जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है ये कौन लाए? ये लाए लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। रिसेंटली 1-2 सेट में ये क्वेश्चन अक्सर घूम रहा है, तो आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ों को पूरी तरीके से याद कर लेना है। और ये जो स्थायी बंदोबस्त लाए कॉर्नवालिस कब लाए? तो ये लाए 1793 में। कब लाए? 1793 में। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अच्छा, ये जो आपका स्थायी प्रणाली है, बंदोबस्त प्रणाली है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी आप लोग को ध्यान में रखना है। 89% और 11%, मतलब जो कलेक्शन वसूल रहा है जमींदार वो उनको मिल रहा था 11% और बाकी ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को जा रहा था 89%। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो देखिए, एक तो क्वेश्चन पूछ देता है सीधे से किसने बनाया, यहाँ दे दिया है किसने बनाया है, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया है। आपसे इनका क्या पूछ रहा है? डायनेस्टी पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये डायनेस्टी था गंग डायनेस्टी। कौन से डायनेस्टी थे? पूर्वी गंग डायनेस्टी थे। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। अगर सीधा सीधा ऑप्शन की बात करें तो आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन केटू। लेकिन याद रखिएगा ये आपका पीओके क्षेत्र में है, पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र में इसका जो चोटी है वहाँ पड़ता है। इसलिए कभी कभी पूछता है कि पूर्ण रूप से भारत में जो है उच्चतम श्रेणी कौन सा है, तो वो कौन सा है? कंचनजंगा होगा। लेकिन अभी फिलहाल आंसर के अकॉर्डिंग क्या होगा? गॉडविन ऑस्टिन केटू होगा। इसको केटू भी कहा जाता है। इसकी हाइट क्या है? 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है। चलें आगे। और जब हम बात कर ले कंचनजंगा का जो पूर्ण रूप से भारत में है, तो ये क्या है आपका? 8586 मीटर है। कितना है? 8586 मीटर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पूछ रहा है देखिए करेंसी। तो देखिए कंट्री, कैपिटल, ठीक है, और करेंसी, ये जो CCC है ना, ये आपको कुछ कंट्रीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे कंट्रीज जिनका रिसेंट में डिस्कशंस हो रहा हो और कुछ ट्रेडिशनल भी हैं जो पुराने हैं, तो हम लोग इसको लेकर भी एक डालेंगे, हम लोग एक वीडियो डालेंगे। चलते हैं आगे। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है, मतलब ये है कि कोई एक ही आंसर सही होगा। देखिए, जब म्यांमार की बात कर रहे हैं तो म्यांमार का जो करेंसी है उसको क्यात बोलते हैं, और थाईलैंड की करेंसी को हम लोग बहत बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। बात कर लें कंबोडिया का, तो कंबोडिया का रियल है, ये सही है। कंबोडिया के करेंसी को क्या बोलते हैं? रियल कहते हैं। और वियतनाम के करेंसी को हम डोंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोंग। ठीक है, चलें आगे। आई होप सो इसका आंसर समझ में आ गया, कंबोडिया का रियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपका कौन सा है? पाक स्ट्रेट है, पाक जलडमरू मध्य है। तो जलडमरू मध्य स्ट्रेट किसको कहते हैं? दो बड़े बड़े आपके जो लैंड एरिया है या दो वाटर एरिया है, उन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? स्ट्रेट करता है। ठीक है, अब बात कर लें। देखिए यहाँ पर आपको 2 चैनल के बारे में कह रहा है, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। ये क्या है? 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका भारत के जो मालदीव्स है, तो मालदीव और मिनिकॉय, 2 अलग अलग आइलैंड है, उसको अलग अलग करता है। कौन करता है?
8 डिग्री चैनल मालदीव एक देश है, और भारत का मिनिकॉय, ठीक है, ये आइलैंड है जो लक्षद्वीप का है, इन दोनों को अलग करता है। फिर 10 डिग्री चैनल की बात कर लें तो ये किसको अलग करता है, तो ये अलग करता है आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार को, ठीक है। अंडमान सीधा सीधा बोलिए, अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, 10 को, ठीक है। अच्छा, जब बात कर लें 8 है 10 है तो क्या 9 भी है, तो यस 9 भी है। 9 जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, यहाँ लक्षद्वीप कर लीजिए आप, ठीक है, और मिनिकॉय को, इन दोनों को अलग कौन करता है, 9 डिग्री चैनल। तो 8 हो गया मालदीव और मिनिकॉय, 9 हो गया लक्षद्वीप मिनिकॉय, और 10 हो गया निकोबार और अंडमान समूह को। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या आंसर था आपका, पाक जलडमरू मध्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, इसका आंसर है आपका दुर्गापुर। अच्छा, इसको याद करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, सबसे पहला चीज़ जो आपको याद रखना है। सेकंड क्या, जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स की जो पूर्व राजधानी थी वो कौन थी, वेस्ट बंगाल थी। तो याद रखिएगा कि जो लौह इस्पात संयंत्र जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था वो कहाँ, दुर्गापुर में। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक भारत को उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में बांटता है, तो देखिए सीधा सीधा वैसी लाइन जो भारत से गुजरता हो, और हम लोग सभी को पता है कि वो कौन सा है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से लगभग क्रॉस करती है। अब बात कर लें इक्वेटर का, तो इक्वेटर क्रॉस ही नहीं करता है। मकर रेखा तो ऑस्ट्रेलिया से क्रॉस कर रहा है, और आर्कटिक सर्कल भी क्रॉस नहीं करता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, जब बात कर लें हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा का, तो याद रखेंगे कर्क रेखा 23.5, हाफ का मतलब सीधा सीधा हम लोग क्या कर लेंगे, 0.5 कह सकते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये क्या है आपका 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक के इस जोन को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ बहुत गर्मी पाई जाती है, मतलब पूरे साल जो सन का जो रोटेशन है 90 डिग्री, वो 23 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ की हो रही जाती है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है हल्दिया, कोयाली, डिगबोई और मथुरा। आंसर है आपका डिगबोई। अच्छा, डिगबोई है कहाँ, ये है असम में, कहाँ है, असम। और ये कब इसमें स्टार्टिंग हुआ था तेल शोधन यानी कि प्योरीफाई करना ऑयल को, ये हुआ था आपका 1901 में, कहाँ, 1901 में। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू की थी। सुलह ए कुल का मतलब सारे धर्मों के बीच में जो सुलह हो जाना, मतलब मिल जाना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा आंसर क्या है, अकबर है। कौन है, अकबर है। अच्छा, अकबर से रिलेटेड हम लोगों ने पहले भी 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, है ना। पहला क्या, 1562, 1563 और 1564। आई होप सो आप लोग को ये याद होगा। अगर किन्हीं को याद है ये 62, 63, 64 क्या है, तो वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में वीडियो के बाद लिख कर देंगे कि अकबर का ये 3 मुख्य काम क्या था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक, क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो ऑप्शन है आपका जॉर्ज बार्लो, कर्जन, रिपन और लिटन। तो जैसा हम लोग को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है, ठीक है। और इनका ये प्रस्ताव कब आया था, इनका प्रस्ताव आया था 1882 में। कब आया था, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन था, यानी किस लैंग्वेज में। देखिए ऑप्शन में लैंग्वेज दे रहा है, ब्राह्मी, अरमाइक और खरोष्ठी। तो याद रखेंगे जो अशोक ने लिपि लिखवाया था वो तीनों लैंग्वेज में लिखवाया था, किसमें, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक। और यहाँ तक कि याद रखिएगा एक और लिपि है जिसको हम ग्रीक लिपि कहते हैं। तो टोटल 4 लैंग्वेज में अशोक के हम लोगों को शिलालेख मिले हैं। अच्छा, शिलालेख पे लिखवाने का जो सबसे पहला राजा थे वो भी कौन थे, अशोक थे, यानी कि इन्होंने अपने मैसेजों को पत्थर पे उकेर दिया था, और वही क्या, शिलालेख कहलाए। अच्छा, ये चीज़ देखें कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो याद रखिएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप इन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है, यानी कि उत्तर भारत के जो मंदिरें हैं उसमें से क्या है जो नहीं पाया जाता है, शिखर, गर्भगृह, गोपुरम और प्रदक्षिणा। तो याद रखिएगा आंसर है गोपुरम। गोपुरम उत्तर भारत में नहीं पाया जाता है बल्कि दक्षिण भारत के मंदिरों में पाया जाता है, यानी मंदिरों के बाहर एक बड़ा सा गेट बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्या है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो याद रखिएगा होयसल की राजधानी कौन सी थी आपकी, द्वार समुद्र थी। कौन सी, द्वार समुद्र थी। चलें आगे, नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया गया था, यानी आपसे पूछ रहा सीधा सीधा नरम दल के कौन कौन से हैं। तो देखिए अरविंदो घोष कई बार डिस्कशन हो चुका है कि नहीं है, लाल, बाल और पाल और प्लस अरविंदो घोष ये क्या हैं, आपके गर्म दल के नेता हैं। तो नरम दल के नेता कौन से हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले। और आप लोग को पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, M.K. गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। कौन है, M.K. गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है। तो पहले जानने के लिए हम लोग को पूरा का पूरा टाइमलाइन पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए साइमन कमीशन 1928 आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गांधी इरविन पैक्ट 1932, कब, गांधी इरविन पैक्ट 1932 के आसपास, ठीक है, या 31 कह लीजिए आप, 31 कह लीजिए, 30, 31, 32 में सेकंड वाले में हुआ था।
और कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन ये हुआ था 1939 के आसपास। कब हुआ था? 1939 के आसपास। चलें आगे। तो अब आप क्लियर कट देख सकते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। जो आपका बोध गया वाला है अधिवेशन वो आपका सबसे पहले हुआ था। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? यानी आपसे पूछ रहा है कि रानी झांसी रेजिमेंट जो बना था उसकी हेड कौन थी? तो ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है? उषा मेहता है, एनी मस्करिन है, अरुणा आसफ अली है और लक्ष्मी सहगल है। तो आंसर क्या होगा? लक्ष्मी सहगल जो है रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडेंट थी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीन गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है? जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये आंसर आता होगा। आई होप सो उनको ये आंसर देना चाहिए ऑप्शंस में। ऑप्शन है कालीबंगा, रंगपुर, लोथल और हड़प्पा। चलें आगे। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो देखिए वल्लभाचार्य की बात कर लें और आपसे पूछ रहा है किस दार्शनिक विचारधारा रखा है उन्होंने, तो उन्होंने क्या रखा है? शुद्धाद्वैत रखा है। क्या रखा है? शुद्धाद्वैत रखा है। अच्छा, जब बात कर ले हम लोग अद्वैतवाद का, शंकराचार्य के बारे में अगर बात कर लेते तो शंकराचार्य अद्वैतवाद को अद्वैतवाद, ठीक है, ये इसके लिए जाने जाते हैं शंकराचार्य, ठीक है। और वल्लभाचार्य किसके लिए है? वल्लभाचार्य हैं शुद्धाद्वैतवाद के लिए, ठीक है, जो आपका ये आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए कारकोट वंश की जो स्थापना थी वो दुर्लभ वर्धन ने की थी। किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने की थी। कौन सा वंश है ये? कारकोट वंश है। अच्छा, ये कारकोट वंश कहाँ का है? तो याद रखिएगा ये आपके कश्मीर का है। कहाँ का है? कश्मीर का वंश है एक। उसके बारे में उसकी स्थापना किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में, ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए आपसे पूछ रहा है सैयद वंश, और जब हम सैयद वंश के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग को टाइमिंग पहले पता होना चाहिए सैयद वंश का कब से कब तक है। तो देखिए सैयद वंश का टाइमिंग था 1414 से 1451 तक, ये था सैयद वंश का, है ना। गुलाम खिलजी, तुगलक और उसके बाद सैयद और इसके बाद लोदी, ठीक है। तो सैयद वंश का कार्यकाल आपको पता चल गया। अब बात कर लें ऑप्शंस क्या क्या थे हमारे, तो ऑप्शन आपका है खिज्र खान, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और अलाउद्दीन शाह। तो आंसर क्या होगा? आंसर है खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की, नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो विधि मंत्री का मतलब लॉ मिनिस्टर, और लॉ मिनिस्टर प्रथम कौन थे आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से, और नहीं है तो ढूंढिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघ और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से कौन करता है? मतलब आवंटन यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सिफारिश कौन करता है? तो ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर राज्य परिषद, योजना आयोग और वित्त आयोग। तो याद रखिएगा आंसर है आपका वित्त आयोग। आर्टिकल 280 इसका काम ही है सेंट्रल स्टेट के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में वर्णन है? तो देखिए भाग 1 जो है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है ना, जिसमें इंडिया और भारत कहा गया है। और जो आपका पार्ट 2 है ये आपका है 5 से लेकर 11 तक, ये आपकी क्या है? नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। पार्ट 3 क्या है आपका? 12 से लेकर 35 तक, 12 to 35, ये है आपका मौलिक अधिकार। और पार्ट 4 है आपका 36 से लेकर 51 तक, ये है आपका DPSP, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी राज्य के में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? पहला। दूसरा, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। देखिए ये जो मुख्य सचिव होते हैं इनका नियत कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि मुख्य सचिव कब तक भी रह सकते हैं, एक फिक्स टेन्योर नहीं है। और जब बात करें राज्य के मुख्य सचिव को उसके राज्यपाल नियुक्त करते हैं तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? केवल एक होगा, डी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? केवल एक। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जब विश्व विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो वो आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाएगा? 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और जब हम लोग बात करेंगे कि भारतीय या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं तो वो मनाते हैं 28 फरवरी को। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। अच्छा 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि CB रमन का जन्मदिन उसी में है। रमन इफेक्ट उन्होंने बताया था, उसके खोज के लिए हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और जब बात करते हैं विश्व विज्ञान दिवस की तो वो कब है? 10 नवंबर को। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। यानी कि दक्षिण भारत का वह कौन सा राजवंश है जो स्थानीय स्वशासन पर ज़्यादा फोर्स दिया, है ना, जो बल दिया? ऑप्शन है पल्लव, चोल, वाकाटक और राष्ट्रकूट। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका चोल साम्राज्य, है ना। हम लोग ये एक सेट और में डिस्कशन किए थे हम लोग, ठीक है। जब बात करें कि चोल साम्राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है, तो चोल साम्राज्य के संस्थापक है विजयालय। कौन है? विजयालय, ठीक है। विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। और चोल वंश की राजधानी की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं तंजावुर। क्या कहेंगे? तंजावुर, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये जो सफ़ेद कली है मक्का की बात कर रहा है वो किस तत्व की कमी से होगी? तो आंसर है आपका जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक की। अच्छा जिंक का एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा जिंक का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 30 है। कितना है? 30 है। और वेट के हिसाब से बात करें तो 65। कितना एटॉमिक मास यूनिट है?
65 है आपका जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो देखिए स्थानीय, ये जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू, उनको पता होगा ये कि स्थानीय स्वशासन जो है वो क्या, जन स्वास्थ्य के लिए है, स्वच्छता के लिए है, जनउपयोगी सेवाएं हैं, ये नहीं। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण है ना, जो प्रशासन है वो क्या है, राज्य के हाथ में है। चलें आगे, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलता है? तो देखिए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, उपयुक्त सभी यही आंसर होगा, क्योंकि काली मिट्टी इन सारे क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, पहला परमाणु बम गिराया गया था? तो देखिए पूरे अभी तक के इतिहास में 2 परमाणु बम गिराए गए, ठीक है। एक आपका 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। किस पे गिरा था? जापान के 2 शहर, पहला गिरा था हिरोशिमा पे, पहला किस पे गिरा था? हिरोशिमा पे पहला गिरा था, और दूसरा गिरा था किस पे? नागासाकी पे। दूसरा किस पे गिरा था? नागासाकी पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? हिरोशिमा होगा। कब गिरा? 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। अब बात आई कि परमाणु बम के बारे में, तो परमाणु बम के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो हैं वो परमाणु बम के आविष्कारक हैं, फादर हैं। नेक्स्ट है, भारत गणतंत्र कब बना? तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा गणतंत्र का मतलब। याद रखिएगा, गणतंत्र का मतलब होता है कि जब किसी देश का जो प्रधान व्यक्ति है उसका चुनाव इलेक्शन के थ्रू हो, ठीक है। हायरार्की की तरह ना हो कि हाँ किसी का पिता था तो उसका बेटा भी उस पोस्ट पे बैठेगा। जैसे इंग्लैंड की बात करें तो राजा का बेटा ही राजा होता है ना। वही आपका टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठा है। इंग्लैंड में जो टॉप मोस्ट है वो कौन है? राजा है, जो फर्स्ट पर्सन आप कह सकते हैं। इंडिया में फर्स्ट पर्सन कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये पहली बार कब हुआ? तो ये हुआ 1950 में। कब हुआ? 1950 में। और तभी से हम कह सकते हैं भारत क्या है? गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष क्या है? तो आप लोग सभी को पता होगा, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे वो बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। ऑप्शन 22, 35, 42 और 47। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मेगास्थनीज भारत आया था। अब पूछ रहा है किसके शासनकाल में आया था? तो आपको पता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के शासनकाल में। और ये कौन था बेसिकली? ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनी। अच्छा, भारत आकर इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है? तो याद रखना है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन सी आपका राजस्थान, वहाँ पे कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन है? तमिल है। कौन सा है? तमिल। अच्छा, तमिल तो आप लोग को पता होगा तमिलनाडु में बोला जाता है। क्वेश्चन ये है कि तेलुगु कहाँ बोला जाता है ना? तो तेलुगु आपके आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, एपी में बोला जाता है, ठीक है। फिर कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? तो कन्नड़ आपको पता होगा कर्नाटक में बोला जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। और मलयालम कहाँ बोला जाता है? मलयालम केरल में बोला जाता है। क्लियर? ये 4 लैंग्वेज आपको याद रखना है, और चारों में सबसे समृद्ध कौन सा है? तमिल है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? तो देखिए इसका भी जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद संहिता का रचयिता कौन था? तो याद रखेंगे, ऑप्शन के थ्रू अगर चलें तो वृहद रचयिता कौन है? वृहद संहिता के वराहमिहिर है। कौन है? वराहमिहिर है। और वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर एक खगोलज्ञ थे। खगोलज्ञ क्या मतलब हो गया? यहाँ से एस्ट्रोनॉमी का स्टडी करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ वराहमिहिर किस वंश से रिलेटेड थे? तो ये गुप्त काल से रिलेटेड थे। कब से? गुप्त काल से रिलेटेड थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए हम लोग को पता है कि लक्षद्वीप भारत का ये जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इधर है आपका लक्षद्वीप। तो इसको हम लोगों ने बोला अरब सागर। क्या बोला? अरब सागर बोला। तो लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। अच्छा, क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड हैं? तो याद रखिएगा, टोटल 36 आइलैंड है। कितने आइलैंड हैं? 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल निस्तार और निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया? तो देखिए नेवी ने 2 चीज़ लॉन्च किया है, निस्तार और निपुण। आपसे ये पूछ रहा है कि ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑप्शन गोवा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य, अच्छा न्यूनतम समर्थक मूल्य को हम लोग कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, की घोषणा अनुसार मूंग का कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। तो मूंग प्रति क्विंटल का मतलब 100 kg है ना, उसमें निर्धारित किया है। तो आंसर क्या है आपका? 8558 रुपये निर्धारित किया है। कितना? 8558। अब क्वेश्चन ये है कि सरकार MSP के थ्रू कितने ऐसे सीरियल्स हैं यानी फूड ग्रेन्स हैं जिसका रुपीज़ तय करती है? तो आंसर है 22। कितना? 22 ऐसे फूड ग्रेन हैं जिसका प्राइस सरकार MSP के थ्रू तय करती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई थी? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका के बारे में अगर जानना है तो और क्या जानेंगे? तो सबसे पहले ये जाने कि आज़ादी कब हुई? आज़ादी हुई 4 फरवरी 1948। कब हुई? हम लोगों के 6-7 महीने बाद, 48 में।
और साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि इसकी आज़ादी भी किससे हुई, ब्रिटेन से हुई है, ब्रिटेन का ही गुलाम था ये। अच्छा, ऑप्शन में नेपाल भी दिया हुआ है, तो याद रखेंगे जब हम बात कर लेते हैं म्यांमार का, तो म्यांमार की भी आज़ादी इसी साल हुई थी, लेकिन 4 जनवरी को हुई थी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि 4 जनवरी को म्यांमार का हुआ था इसी साल और 4 फरवरी को श्रीलंका का हुआ था। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, पेरियार बांध, जो मुल्ला पेरियार बांध है, जो कि पेरियार नदी केरल पर स्थित है, इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्य में विवाद है? तो याद रखिएगा ये जो पेरियार बांध है ये है आपका केरल में है, ये तो क्लियर हो गया। तो 3 देख रहे हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया, पहले ही केरल है नहीं। आंसर क्या होगा, आंसर होगा केरल तमिलनाडु, यहाँ पर आपका क्या है, पेरियार बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं इसके जो बैठक होता है, मीटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता मेयर करता है। कौन करते हैं? मेयर करते हैं। और मेयर को हिंदी में महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई है? तो याद रखिएगा ये कौन है, मिशेल बुलॉक है। कौन है? मिशेल बुलॉक। ये करंट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख के बारे में पूछ रहा है आपसे, कौन है? मिशेल बुलॉक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे ग्रीडा नामक लोक नृत्य किससे रिलेटेड है आपका, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। किससे? मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेले जिनका निधन हाल ही में हुआ है किस देश के महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे? तो याद रखिएगा पेले के बारे में ऑप्शन देख ले, पुर्तगाल, उरुग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। आंसर है आपका क्या, ब्राज़ील। कहाँ के फुटबॉलर थे? ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। अच्छा, जब बात फुटबॉल की आ गई है, किसकी फुटबॉल की, तो याद रखेंगे 2022 का जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में। अच्छा, जीता कौन और हारा कौन? तो जीता फ्रांस। कौन जीता? फ्रांस। और हारा कौन? अर्जेंटीना। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। 2022 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ है? कतर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये आपका पहले तो आंसर में बता दूं, फिर बता दूं इसका रीज़न। आंसर होगा आपका तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। और ये अभी जो हमारा चल रहा है दुर्गा पूजा, उसी के उपलक्ष्य में 9 दिन तक चलता है बतुकम्मा। ये भी एकदम करंट का क्वेश्चन कह लीजिए। बतुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना मनाया जाता है। और हमारे जनरल स्टडीज़ का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही मई 2023 में इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए, यानी कि ग्रेजुएट और पीजी, ठीक है, के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा ये शुरुआत कौन सा है? स्टार्ट है। उसको क्या बोला गया है? स्टार्ट बोला गया है, START। ठीक है, किसके लिए? अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए, यानी इनिशियल ट्रेनिंग देने के लिए। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइंस का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध सोर्स है? देखिए जनरली हम बात करते हैं ऊर्जा का तो हम लोग को माइंड में कार्बोहाइड्रेट आता है, लेकिन याद रखिएगा कि ऊर्जा पर ग्राम की मात्रा अगर सबसे ज़्यादा किसी में है तो किसमें है? लिपिड में होती है। किसमें होती है? लिपिड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रेट की संख्या कितनी है? ये जो गला के पीछे हम लोग कहते हैं ना, सर के जस्ट नीचे पीछे साइड से, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितनी हड्डियों से मिलकर ये बना है। तो ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? ये है आपका टोटल 7। कितना है? 7। चलें आगे। टोटल कितना है गला से लेकर पूरा पीठ के नीचे तक? ये टोटल 33 है। 33 में क्या 7 आप हटा लीजिए, रिमेनिंग जो पूरा पीठ रह गया है वो 26 है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाला निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे कौन सी बीमारी है? बीमारी है आपका टीबी, दमा और तपेदिक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है, 2 प्रतिरोधकों 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ रहे हैं हम लोग, है ना। और इस योजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। यहाँ आपका एक ये आपका 2 ओम है और ये आपका 6 ओम है ना। आपसे पूछ रहा है कि 6 ओम वाले प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए V = IR होता है, तो I = क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग V की। क्वेश्चन में V दे रखा है क्या? क्वेश्चन में V दिया है 12 वोल्ट। कितना? 12 वोल्ट। तो ये आ गया 12। और R देखिए जब दोनों श्रृंखला में हो और इधर से ये आपका बड़ा वाला साइन बताता है कि पॉजिटिव है, जब इधर से जा रहा होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? ऐड ऑन हो जाता है और ऐड होकर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 12/8 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 एम्पियर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या है? फर्स्ट नंबर आपका आंसर है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधे की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशीकरण के बारे में बात कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? राइजोबियम जो होता है वो होता है। ऑप्शन में राइजोबियम है? नहीं है। तो राइजोबियम क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। याद रखिएगा उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशीकरण के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिसमें आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आपको कह रहा है क्या कि एक ऐसा डिवाइस को कनेक्ट करना है आपको, तो क्या होगा? उसको हम लोग पोर्ट कहते हैं। क्या करते हैं? पोर्ट कहते हैं। पोर्ट किसको बोलते हैं पता है? उस होल को बोलते हैं जहाँ एक मोटा सा लेयर ऊपर खाली रहता है, नीचे ज्वाइंट रहता है, आप इसमें घुसाते हैं। टोटल 3 पोर्ट होते हैं जनरली लैपटॉप में, है ना, 3 से 4। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि ऐसा क्या है जिसे आप किसी भी चीज़ सिस्टम को जोड़ सकते हैं। आप माउस को अगर कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू तो इसी पोर्ट में डालते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है?
तो आई होप सो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि धान के खेत से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है, मीथेन है। मीथेन है, फार्मूला क्या है आपका मीथेन का, CH4 है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या है आपका, इंफ्रारेड है, पराबैंगनी है, गामा किरणें है और माइक्रोवेव है। घटते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनका विन्यास क्या है। तो याद रखिएगा, मैंने हमेशा से कहा है जो सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य है वो किनका है आपका, गामा रे का है, मतलब सबसे लास्ट में ये होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन है 658 का ये रहा। तो देखिए आपका सबसे पहले जो गामा रे की बात कर रहे थे हम लोग, वो गामा रे सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका 3 नंबर, एक तो यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, माइक्रोवेव आएगा, 4 नंबर का ऑप्शन है ये। और फिर क्या आएगा, इंफ्रारेड आएगा, फिर पराबैंगनी आएगा और फिर आपका गामा रे आएगा। चलें आगे, तो सबसे ज़्यादा इन चारों में अगर बात करें तो किनका है, तो याद रखिएगा इन चारों में सबसे ज़्यादा किसका है, माइक्रोवेव का है, तो पहला 4 आ गया। उसके बाद किसका है, इंफ्रारेड का है, तो 1 आ गया। फिर पराबैंगनी 2 और गामा रे 3, तो 4 2 1 3 4 1 2 3 इसका आंसर होगा। चलें, आंसर नंबर 1। अगला क्या है आपका, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है। तो याद रखेंगे कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को गहरा नीला रंग प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या होगा, गहरा नीला, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, गहरा नीला। कौन, कोबाल्ट ऑक्साइड। अच्छा, बात कर लें कोबाल्ट का, तो याद रखिएगा कोबाल्ट का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो है 27। कोबाल्ट का क्या है, 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल आपको बनाना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे किसका, जाइमेज का। किसका, जाइमेज का उपयोग करेंगे, ये एक तरह का उत्प्रेरक है। ठीक है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो देखिए वापस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रायोलाइट जो है वो अयस्क है किसका, एल्यूमिनियम का। किसका है, एल्यूमिनियम का है। चलें आगे, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा 1921 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टाइन को, वो लाइट के क्षेत्र के लिए मिला था। किसके लिए, लाइट। लाइट का कौन सा ऑप्शन है आपका, ये रहा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2000 कूलाम आवेशों को V वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने किया जाने वाला कार्य इतना है, तो V का मान। तो देखिए V इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी Q/V, आवेश। ठीक है, सॉरी W/Q। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, वो कार्य जिसको करने में कितना जो है आप कूलाम कहाँ से कहाँ तक लाए हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप क्वेश्चन में कह रहा है कितना कार्य किया आपने, 90 जूल कार्य किया और टोटल आपके पास कितना था आवेश, आवेश था 2000। कितना था, 2000। तो जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/200 और 9/200 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन में देखिए कौन सा सबसे छोटा वैल्यू है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में सबसे छोटा वैल्यू B वाला है, 0.045 आपका क्या होगा, आंसर होगा जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिजिक्स का ये 12 का क्वेश्चन है, वंडर वॉल्स के समीकरण में A का विमा क्या होगा। तो वंडर वॉल समीकरण में भी सीधा सीधा हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कभी डीप में अगर इसको पढ़े तो समझेंगे कि A का विमा कैसे निकलेगा। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको याद कर लीजिए, ml5t-2, जहाँ m क्या है आपका मास है, l क्या है लेंथ है जिसको मीटर कहते हैं, और t क्या है आपका टाइम है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान विमाओं वाला युग्म है, मतलब ऐसा दो कौन सा है जिसका कि विमा समान है। वापस से मैं बता दूँ, ये जो अभी आपने ऊपर देखा ml5 और t-2 इसी को विमा कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा कार्य और बल आघूर्ण दोनों का विमा क्या होगा, बराबर होगा। कार्य किसको कहता है, W इक्वल टू FS होता है ना, F यानी कि फोर्स, S यानी कि डिस्टेंस। बल आघूर्ण भी कहते हैं टॉर्क को, टॉर्क का होता है आपका फोर्स और रेडियस, रेडियस का मतलब हो गया सेंटर से दूरी, तो दोनों का ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। चलें आगे, कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं के बीच में, दो कोशिका अगर आपस में सटे हैं और इनके बीच में कोई गैस का आदान प्रदान हो रहा है तो इसको हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, वसा का पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, ऑप्शन क्या क्या है, रेनिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है और पित्त है। तो आंसर क्या होगा, पित्त होगा, ऑप्शन नंबर डी, यही जो है फैट के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा ये किसका है, जब कैल्सीफेरॉल आ गया तो हम लोग बात कर लेंगे किसकी, विटामिन डी का। तो ऑर्गोकैल्सिफेरॉल है ये आपका विटामिन D2 का है। किसका है, विटामिन D2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षा में होता है। देखिए आपने जब सेल के बारे में अलग अलग कक्षा के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपने सबसे पहला सेल पढ़ा होगा K, फिर होता है L, फिर होता है M, फिर N होता है, इस तरह से आगे चलता है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर ये है कितना, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, जिसमें पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 2, तो तीसरा सेल है। तो हम लोग K पहला सेल, L दूसरा सेल और M तीसरा सेल है, तो आंसर क्या होगा, M कक्षा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। चलें अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो जो लोग इस क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा प्राकृतिक गैस, जिसको हम लोग क्या कहलाएगा, LPG कहलाएगा, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें यही दोनों भरा होता है, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन भरा होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए होता है। तो हम लोग को पता है कि क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग बुखार के लिए होता है, और इन सारे सब में जो बुखार है वो किस में आएगा, टाइफाइड में जनरली फीवर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका,
एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के उस तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए आपको बात कर रहा है अवतल लेंस का, तो ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है। और कह रहा है ये अपवर्तन के बाद टकरा कर ये वापस बाहर की ओर जाता है, और जब हम लोग इसको बैक लाते हैं तो बैक ये कहाँ आएगा, ये आएगा इस पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं एफ। कहाँ पे, फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, वक्रता के केंद्र फोकस के बीच नहीं, वक्रता के मुख्य फोकस, ये आपका आंसर डी होगा, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में किस भाग में इंसुलिन का स्रवण होता है, मतलब इंसुलिन कहाँ जनरेट होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है पेनक्रियाज, प्लीहा, लीवर और किडनी। तो आंसर क्या होगा, पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में इंसुलिन जो होता है वो क्या होता है आपका, स्रवण होता है। चलें आगे। अग्नाशय जो है आपको, यहाँ पर आपका इंसुलिन जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास B1, B3, B12 और B2। आंसर होगा B3। B3 की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है। तो पशुओं में जो फुट एंड माउथ नामक रोग है वो बेसिकली वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से, वायरस की वजह से होता है। चलते हैं हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन के लिए, और मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले पेन पेपर के साथ तैयार रहना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से छोटी छोटी संख्या जिसे 27 से गुना करने पर इतना का गुणज मिले। तो याद रखिएगा आपको कुछ नहीं करना, इससे किसको गुना करना है। तो आंसर में हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। 27 से एक बार में डिवाइड करेंगे तो आंसर देखिए 1 किस में आ रहा है, पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं, 1 आ रहा है आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। जब आप इसको 3456 को डिवाइड करेंगे 27 से, तो सबसे पहले बार में एक बार में 27 का 27 लगेगा, और इसलिए ये आंसर होगा। आगे बढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि दिए गए भिन्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो वापस से मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, डेसिमल में चेंज कर लेना है। डेसिमल में चेंज करने के लिए देखिए सबसे बड़ा भिन्न ये है, क्योंकि इसका वैल्यू मोर देन 1 है, तो आप फाइट इन दोनों के बीच में। यहाँ हम देखेंगे डेसिमल डाले तो ये क्या हो गया, 30 हो गया, तो 8 या 24 3 हो जाएगा। और यहाँ डेसिमल डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 130 हो जाएगा। तो 130 में 19 सत्ते 133 छके 6 ले लीजिए, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 3/8 होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि दो संख्याओं का योग 30 है और इसका अंतर 4 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिए आंसर सीधा सीधा इन दोनों का मल्टीपल होगा। कैसे होगा वो समझिए। आपको कह रहा है दो संख्या ए और बी है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। और देखिए क्वेश्चन में ए प्लस बी का वैल्यू 30 दिया है, ए माइनस बी का वैल्यू 4 दिया है। आपका सीधा आंसर क्या होगा, 120 होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका घातांक और कर्निंग का है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसको जब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3x प्लस 4 हो जाएगा, और इक्वल टू ये 2 टू द पावर 3 जो 8 आ गया आपका। इसको 2 टू द पावर x कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो आपको पता है मल्टीप्लाई में ये ऐड हो जाता है। तो ऐड होगा तो क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, 6 और 1 7। यानी फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 7x प्लस 8 इक्वल टू 2 पे पावर 3। अब इसको इक्वेट करना है क्योंकि बेस सेम है, तो हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा 7x इज इक्वल टू हो जाएगा -5, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -5/7, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 81, छोटी छोटी संख्या बताइए जो 7 12 के वर्गों के योग से जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। सबसे पहले इसका स्क्वायर करके देखेंगे 49, इसका स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया तो आ गया 193। आप कह रहे हैं 193 में ऐसा क्या ऐड करें जिससे कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। तो 193 के पास स्क्वायर कौन सा, 196 है जो 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 3 और ऐड करेंगे, तो आंसर क्या होगा 3। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। देखिए ऑप्शन में नहीं पूछ रहा है, आप अगर इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ये आपका ऊर्जा और परिवहन, ये दोनों आपका क्या है, सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत नहीं है ना। शिक्षा है, आवास है और स्वास्थ्य है। ऑप्शन सेकंड और 4 कहाँ मिल रहा है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर सी का है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा। किन्होंने लिखा है, याद रखें कहाँ लिखा है, जेल की दीवारों पर। ऑप्शंस क्या है आपका, मदन मोहन मालवीय, बी.डी. सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और शरद चंद्र। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, बी.डी. सावरकर होगा। कौन होंगे, बी.डी. सावरकर ने जेल में, अच्छा कौन से जेल में, तो याद रखिएगा हम लोग काला पानी का सजा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आपका जेल था, सेल्युलर जेल, वहाँ पर इन्होंने जेल में जो उनको सजा दिया गया था, अंग्रेजों ने दी थे, उस टाइम इन्होंने ये कमला महाकाव्य लिखा, ठीक है। अच्छा जब बात कर लेते हैं हम लोग बी.डी. सावरकर की, तो इनसे रिलेटेड एक दो और डेटा ले लेते हैं। बी.डी. सावरकर ने 1904 में, कब, 1904 में अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत नाम का क्या किया था, एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना है, यानी कि कौन सा ऐसा मंदिर है, ऑप्शंस में दिख रहा है, मंदिर या मॉन्यूमेंट कह लीजिए, सबसे पुराना है, जिसमें आपका स्वर्ण मंदिर है, ये तो पंजाब में है, काफ़ी लेट बना होगा। और ताजमहल भी 1632 के आसपास का बन रहा है ना, शाहजहाँ द्वारा। तो मेरे हिसाब से खजुराहो मंदिर और अजंता एलोरा का फाइट होगा, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, अजंता एलोरा। इसका जो बनने का स्टार्ट हुआ है वो 5वीं सदी से हुआ है। कब से, 5वीं सदी से, यानी कि आपका 500 AD के आसपास से इसका बनना स्टार्ट हुआ है। चलें आगे। और खजुराहो मंदिर का जो बनने का निर्माण हुआ है वो 950 AD से स्टार्ट हुआ था, कब, 1950 से। तो चलें आंसर इसका क्या होगा, आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित लोक नृत्य और राज्यों के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब आपसे पूछा है गलत कौन सा है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें तो तमाशा जो है महाराष्ट्र का है, याद कर लीजिएगा ये सही है। बाउल पश्चिम बंगाल का है, ये भी सही है। कजरी उत्तर प्रदेश का है, ये भी सही है। क्वेश्चन ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, गलत यानी कि सुमेलित नहीं है, आंसर तो यही होगा। झूमर हरियाणा, ये गलत है। झूमर जो लोक नृत्य है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नृत्य है, मतलब
नॉर्थ इंडिया में जो आपका मीन सेंट्रल इंडिया जो आता है, यहाँ से लेकर ईस्ट इंडिया की बात कर रहा है, वहाँ पे आपका झूमर है। चलें आगे। नेक्स्ट क्या है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो आई होप सो आप लोग सबको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, कौटिल्य, कालिदास, विशाख दत्त और भास। तो याद रखेंगे मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। चलें आगे। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि कौटिल्य ने क्या लिखा? तो कौटिल्य ने बुक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है। अच्छा, अर्थशास्त्र में है क्या? तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स का कोई चीज़ नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें क्या दिया है, पॉलिटी का दिया हुआ है। ये ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र एक बुक है जो कौटिल्य ने लिखा था, और इस बुक में क्या है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिटेल्ड है, जिसमें राजा कैसे शासन करेंगे ये सब बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या, वेरी गुड, आप लोग को पता होना चाहिए था। ऑप्शन है आपके पास 5, 6, 8 और 11। तो आंसर क्या है आपका? 5। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे ABCFR, ठीक है, ऐसे याद रखिए। ए से हो गया अमेरिका, बी से हो गया ब्रिटेन, सी से हो गया चाइना, एफ से हो गया फ्रांस और आर से हो गया रसिया। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? 5 सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसके अलावा 10 जो है अस्थायी सदस्य हर बार चुना जाता है। अस्थायी सदस्य हर 2 साल पे चुना जाता है। कितने पे? 2 ईयर्स के लिए चुना जाता है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हीराकुंड बांध स्थित है? तो आई होप सो इसका आंसर भी आप लोग को पता होगा। इसका आंसर हम लोग को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में बिहार की औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार एग्जाम्स, है ना। बिहार का मेन डेटा है ये, आपसे पूछ रहा है 11 से 2001 से 2011। अच्छा, 11 के बाद क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि अभी तक जनगणना हुआ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 25% के आसपास। कितना? 25% का ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो सबसे बड़ा दिन है, बेसिकली हम लोग बड़ा दिन के नाम से 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, जो गलत है। हालांकि 21 दिसंबर जो होता है वो आपका सबसे छोटा दिन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और सबसे बड़ा दिन होता है हम लोग का योगा डे। याद कीजिए आप, योगा डे कब है, कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? योगा डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 21 जून को। कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को हम लोग वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। उसी समय नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध जो आपका अर्थ का है, वहाँ पर सबसे बड़ा दिन पाया जाता है और सबसे छोटी रातें पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? देखिए, मैं अक्सर इसमें कंफ्यूज होता हूँ इन दोनों में, हेरोडोमर मॉडल और महालनोबिस मॉडल, ठीक है, महालनोबिस मॉडल। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर है, ठीक है, और महालनोबिस कौन से हैं आपके? सेकंड है। कौन से? सेकंड है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? वंस मोर, मोस्ट जो है आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि कौन कौन कब आया है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा कौन सा? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं होगा, ये होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था कब से कब, वो भी जानना जरूरी है। तो ये था 375 से 414 AD, ठीक है। ये किस वंश से रिलेटेड थे? तो देखिए, गुप्त लगा हुआ है, गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांति वन संबंधित है। अच्छा, निम्न में से किसका जो है वो आपका जो समाधि स्थल है उसको शांति वन कहा गया है? तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में अगर हम शांति की बात करें, महात्मा गांधी का तो राजघाट है, आपको पता होगा, क्या बोलते हैं? राजघाट बोलते हैं, ठीक है। जब भी बात अगर इंदिरा गांधी की होती है तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी का शांति वन तो है नहीं, इंदिरा गांधी शांत तो थी नहीं। इंदिरा गांधी के जो समाधि स्थल है उसको क्या बोला जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है। और जब बात करेंगे चौधरी चरण सिंह का, तो याद रखिएगा, इनके समाधि स्थल को कहा गया किसान घाट। क्या कहा गया? किसान घाट कहा गया। तो अब ऑप्शन में बच कौन गए? बच गए हमारे जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल है उनको क्या कहा जाता है? शांति वन कहा जाता है। बी क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चीन के हांगझू में आयोजित एशिया खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रयोजक, यानी कि जो आपका प्रयोजक किस ब्रांड को बनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन है और बैंकिंग के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट में भी कि हमारे एग्जाम में भी आ जाए। तो किसको बनाया गया है? प्रयोजक कौन बना है? तो वो बना है आपका अमूल। कौन बना है? अमूल बना है। अच्छा, जब बात आ गई एशियाई गेम खेल का, तो एशियन गेम्स का जो आपका आयोजन है वो कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा, चीन के हांगझू शहर में। कहाँ हुआ है? चीन के हांगझू शहर में। अच्छा, ये कौन सा नंबर का एशियाई गेम था? तो 19वां था। कौन सा? 19th एडिशन था आपका एशियाई गेम का। फिर अगर बात कर लें इसमें फर्स्ट रैंक कौन लाया है? तो इसमें फर्स्ट रैंक है आपका चाइना का। कहाँ? चाइना का। अच्छा, चाइना ने कितने गोल्ड जीते? तो चाइना का 201 गोल्ड है, ठीक है। अच्छा, सेकंड रैंक इसमें किसका है? तो याद रखिएगा, सेकंड रैंक है किसका? जापान का। किसका? जापान का। और थर्ड कौन सा रैंक है इसमें एशियाई गेम में? तो थर्ड आपका कौन सा है? कोरिया है। कौन है? कोरिया है। और लास्ट आ गया आपका फोर्थ पोजीशन। तो याद रखेंगे, एशियाई गेम 2023 जो 19वां एडिशन था, इसमें भारत का रैंक फोर्थ है। इंडिया का रैंक क्या है? फोर्थ है। और क्वेश्चन ये आएगा कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? तो याद रखिएगा, इसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। जब बात करेंगे गोल्ड मेडल की, तो 28 गोल्ड है। कितना गोल्ड है? 28 गोल्ड है। फिर हम बात करेंगे सिल्वर का, तो 38 सिल्वर है। कितना है? 38 सिल्वर। और फिर बात करेंगे ब्रॉन्ज का, तो 41 ब्रॉन्ज है। कितना है? 41 ब्रॉन्ज। अगर टोटल की बात कर लें, इन सबको ऐड कर ले, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 66 और 41, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 107। कितना आ गया? 107 मेडल टोटल इंडिया ने
ग्रैब किया इस एशियाई गेम में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ होगा आपका, ऑप्शंस क्या क्या है आपका, रोहतांग, कैलाश पर्वत, बैरीनाग और कुल्लू। तो आंसर क्या होगा, बैरीनाग। क्या होगा, बैरीनाग। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो याद रखेंगे बीएसएफ का गठन कब हुआ है आपका, ऑप्शंस देख लें 1963, 1965, 64 और 66। तो आंसर है आपका 1965। अब बात कर लें बीएसएफ, तो बीएसएफ का जो मोटो है, मोटो कह लीजिए या आप स्लोगन कह लीजिए, वो क्या है? बीएसएफ का स्लोगन है ड्यूटी टिल डेथ, यानी अपने आखिरी सांस तक आपको क्या करना है, अपना कर्तव्य निभाना है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक कौन है? तो देखिए हम लोग जब हिंदी की बात करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ऑप्शन में आपका क्लियर कट कर दिया है कि ये सीएजी नहीं है, कौन है, सीजीए है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर, ठीक है, जनरल ऑफ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और अब बात कर ले 28 सीजीए कौन बने हैं, तो वो कौन से हैं, श्री एसएस दुबे हैं। ये बिल्कुल करेक्ट का क्वेश्चन है, ध्यान में आपको रखना है, कौन है, श्री एसएस दुबे। और फुल फॉर्म क्या होता है सीजीएल का, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। अच्छा बात कर ले हम लोग सीएजी के बारे में कि वर्तमान में सीएजी हैं कौन, तो याद रखेंगे वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, जीसीएम बोल लीजिए आप, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कौन से हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको हम लोग सीएजी यानी कैग बोले, और लेखा महानियंत्रक को हम लोग बोले कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहते हैं? तो आई होप सो आपको इन सब का आंसर आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और बिहार। तो आंसर क्या होगा आपका, केरल। बचपन से ही हम लोग जानते हैं इस बात को कि भारत में मसालों का प्रदेश केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो गोवा की मुक्ति का मतलब यह है कि गोवा कब आज़ाद हुआ था, मेरी बात समझ रहे हैं? तो आंसर ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ऑप्शन है 61 में, 47 में, 71 में और 64 में। तो आंसर क्या होगा, 1961 में गोवा क्या हुआ, आज़ाद हुआ। अच्छा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, लिबरेशन डे मनाते हैं गोवा का। चलें आगे, अच्छा गोवा को किसने अधिकार में रखा था? तो याद रखिएगा पुर्तगाल, पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली कह लीजिए, और सबसे अंत में जाने वाले भी कौन थे, पुर्तगाल थे। चलें आगे, वास्को डी गामा जिसने 1498 में भारत की खोज की, वह एक पुर्तगाली नाविक था। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कालाहारी मरुस्थल यानी डेजर्ट की बात कर रहा है, ये डेजर्ट कहाँ है आपके, दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका में, कहाँ है, अफ्रीका में आपका क्या है, कालाहारी डेजर्ट है। अच्छा अफ्रीका में किन देशों में है ये, अगर हम बात कर ले तो 2 देशों में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ, एक को हम लोग बोलते हैं बोट्सवाना, क्या बोलते हैं, बोट्सवाना कहते हैं, ठीक है, और दूसरा कहाँ है आपका, नामीबिया में है, कहाँ है, नामीबिया में है। यहाँ पर आपका कौन है, कालाहारी डेजर्ट है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया? मठ का मतलब एक तरह का आप कह लीजिए एक सेंटर जहाँ पे शिक्षा दी जाती हो। तो ऑप्शन है आपके पास मथुरा, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा आपका, मथुरा होगा। शंकराचार्य ने इन 3 जगहों पर, कहाँ कहाँ, मथुरा, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में, द्वारिका, श्रृंगेरी और पुरी यहाँ पर मठ का स्थापना किया है, मथुरा में नहीं किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे बोले, या कबीर के गुरु कौन थे ये बोले? तो याद रखिएगा कबीर के गुरु कौन थे आपके, स्वामी रामानंद। कौन थे, स्वामी रामानंद कबीर जी के गुरु थे। किनके गुरु थे, कबीर जी के, ठीक है। अच्छा बात कर लें थोड़ा सा कबीर जी के बारे में। तो याद रखिएगा कबीर किस टाइम के आपके कवि थे? तो 15वीं शताब्दी के, 15th सेंचुरी का, ठीक है। जब बात करें कि कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा वाराणसी में हुआ है। कहाँ, वाराणसी में कबीर जी का जन्म हुआ है, ठीक है। अच्छा कबीर जी की जो वानियाँ थी, जो वो बोलते थे, है ना, उसके जो संग्रह हैं उसको क्या कहते हैं, बीजक कहते हैं। क्या कहते हैं, कबीर की वानियों के संग्रह को हम लोग बीजक कहते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आई होप सो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया। तो आंसर होगा क्या, इंडोनेशिया। कौन सा, इंडोनेशिया। अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि भारत की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो भारत की समाचार एजेंसी का नाम पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा जो टोटल बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक मुख्यालय है, तो वही उसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नालंदा का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर क्या होगा आपका, बिहार शरीफ। ऑप्शन भी देखते हैं बहुत ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, नालंदा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बिहार शरीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क्या क्या है, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। आंसर क्या होगा, आंसर होगा उत्तराखंड। ये ध्यान में रखिएगा, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वापस से बहुत डीप और क्विक कॉन्सेप्ट चाहिए आपको इसको क्लियर करने के लिए। पहला ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग 1 का कार्यकाल भारत में 1844 से 1848 रहा था। तो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल सही है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबरनाथ का मंदिर यानी महाराष्ट्र में जो है वो बेसर शैली से निर्मित है। तो याद रखेंगे बेसर शैली से ही निर्मित है ये आपका, सही है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के विषय के जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से मिलता है या में मिलता है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। चालुक्य वंशीय नरेश नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सही है। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि वातापी कोण की उपाधि किसने धारण की थी, तो चालुक्य वंशीय नरेश नरसिंह वर्मन ने, ये भी ध्यान में रखना है। फिलहाल हम लोग बात कर लें चोल शासकों के विषय में जो जानकारी है वो आपके इस पुस्तक से, जो मृच्छकटिकम है, इससे नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा जो ये बुक है मृच्छकटिकम, इससे किसकी जानकारी मिलती है, इससे गुप्त वंश की डायनेस्टी की जानकारी मिलती है। गुप्ता डायनेस्टी जिसको हम कह रहे हैं गुप्त वंश, उसकी जानकारी मिलती है इस बुक से। चलें आगे, जब हम बात कर रहे हैं चोल वंश की, तो याद रखिएगा चोल वंश की जो जानकारी मिलती है वो संगम साहित्य से मिलती है। किससे, संगम साहित्य से मिलती है। साउथ के जितने भी आपके ये थे डायनेस्टीज थी, उसकी जानकारी आपको संगम साहित्य से मिलती है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की किस समिति को स्थायी मित्य व्ययता समिति कहते हैं, यानी कि एक परमानेंट है और सबसे कॉर्डियल रिलेशन रहता है, मित्य व्ययता समिति कहते हैं। ऑप्शंस क्या है, लोक लेखा समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है, प्राक्कलन समिति है, या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा आपका, प्राक्कलन समिति होगा। कौन सा, प्राक्कलन समिति। अच्छा, प्राक्कलन समिति के बारे में जानते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं कितने, 30 होते हैं, और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। कहाँ से, लोकसभा से होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्राक्कलन समिति में 30 लोगों का सदस्य होता है और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब। ऑप्शन है आपके पास 1567, 1575, 1563 और 1560। तो आंसर क्या होगा आपका, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अकबर की, तो अकबर की कुछ और विशेषताओं को ले लेते हैं। याद रखिए कि इसने दास प्रथा का अंत कर दिया 1562 में, है ना। और अभी देखिए तीर्थ यात्रा का कर कब खत्म किया, 1563। चलें, जजिया कर एक होता है जो कि तीर्थ यात्रा के लिए मुस्लिमों के लिए था, वो कब खत्म कर दिया आपका, 1564 में। लगातार 3 साल दास प्रथा का अंत किया, तीर्थ यात्रा का कर कैंसिल कर दिया और जजिया कर को भी समाप्त कर दिया लगातार 3 सालों में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको कहते हैं लोएस। क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा इस बुक को देख लीजिए आप बहुत ध्यान से, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ऑप्शन है आपका जयदीप मुखर्जिया, बोरिया मजुमदार, आशीष कुंद्रा और नारायण वागुल। तो आंसर क्या है आपका, आंसर है बोरिया मजुमदार। कौन है, बोरिया मजुमदार। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दान में दे दी। तो याद रखिएगा ये 12वें वर्ष में दिया है। कब दिया है, 12वें वर्ष में। अच्छा, अशोक की बात कर रहे हैं तो अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये शासन गद्दी पे कब बैठे थे, 269 BC में, है ना, ईसा मसीह के जन्म से 269 साल पहले। और अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में ये लड़ाई कर लिए कलिंग वॉर 261 BC में। ठीक है, देखिए ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही BC में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं। BC का मतलब नेगेटिव साइन मानिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द्वितीय जैन संगति, संगति का मतलब मीटिंग, है ना, 512 में वल्लभी। अच्छा, क्वेश्चन ये है में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है संगति का मतलब आपका मीटिंग हो गया। वल्लभी है कहाँ, तो याद रखिएगा वल्लभी गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब इसमें आगे क्या जानना था, जिसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन में देवार्धी, क्षमा श्रवण है, देवऋषि राज है, संभूति है और स्थूलभद्र है। तो आंसर क्या होगा, देवार्धी, क्षमा श्रवण। ये कौन थे, द्वितीय जैन संगति जो 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी यानी कि गुजरात में, उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त। अच्छा, इस्तमरारी बंदोबस्त का मतलब स्थायी बंदोबस्त, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी किस एरिया में। ऑप्शन है नासिक, पंजाब, सूरत और बिहार। तो याद रखिएगा 1793 में कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन हैं। याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है, तो ये कौन होंगे, जॉन शोर होंगे। कौन होंगे, जॉन शोर जो हैं वो आपके स्थायी बंदोबस्त के जनक हैं। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो क्या कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले ऋण को इंग्लिश में बोलते हैं डेट, DEBT, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है सारे इंग्लिश में लगभग लिखे हुए हैं। इस डेप्ट को हम लोग डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं। ठीक है, T जो है, B जो है वो साइलेंट होता है। तो याद रखिएगा वैसा ऋण, वैसा डेप्ट जो कि आपका असंभव हो या जिसको वसूला नहीं जाए, उसको हम लोग बैड डेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैड डेट कहते हैं। याद रखिएगा मैंने इस डेट का मतलब बता दिया है। इसको हम लोग डेप्ट पढ़ते थे और यही आज के डेट में डेट है, कर्ज है ये, है ना। कैसा कर्ज, जो बुरा है, यानी कि वसूला नहीं जा सकता, पैसा डूब चुका है आपका। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का बेसिकली जो हम लोग ऑप्शन आप लोग देख के आंसर बताइए, तब तक मैं थोड़ा डिटेल बता दूं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो यूज़ था वो था आपका योजना आयोग। योजना आयोग का जो आपका फाइनल सिफारिश होता था वो कौन देता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता था। अब 1 जनवरी 2015 से जब नीति आयोग आ गया है तो थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस क्लियर नहीं किया है गवर्नमेंट ने कि अब ये क्या कर रहे हैं। चलें अब हम बात कर लेते हैं फाइनली कि इसका आपका गठन कब हुआ है। आई होप आप लोग ऑप्शन देख लिए होंगे। इसका गठन हुआ है 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ है,
6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन है? तो आंसर होगा आपका विशाखापट्टनम। कौन सा होगा? विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ऐसे पवन को हम लोग क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं इंग्लिश में इसको, है ना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि 2023 में मिला है, 2021 के लिए 2 साल पीछे चल रहा है। अच्छा, किसको दिया गया है? सुलभ इंटरनेशनल, शेख मुजीबुर रहमान, दलाई लामा और गीता प्रेस। तो याद रखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर को 2023 में 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। चलें। अच्छा, जब बात कर लेते हैं 2021 के लिए, तो 2020 के लिए किसको दिया गया होगा? तो 2020 के लिए दिया गया है जो आपके बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनको 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन देख लें हम लोग। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड लिथलिंगो। आई होप सो अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो इसका आंसर आपका आ गया होगा। आंसर कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कौन से हैं? ये हैं आपके नागरिक सेवा के जनक कहलाते हैं। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक रहे थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहे थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अच्छा, ये अनरेस्ट का मतलब याद रखिएगा आपका क्या है? नेगेटिव वर्ड है ना, बेचैनी कह लीजिए आप उसको। तो क्वेश्चन ये है कि किसको कहा गया था, मतलब कौन ऐसा है जो कि असंतोष पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर, है ना। ये किनको कहा गया था? ऑप्शन है आपके पास क्या क्या? जतिन दास, बदरुद्दीन तैयबजी, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, असंतोष या बेचैनी उनके अंदर होगा जो उग्र है। तो उग्र कौन थे इनमें से? बाल गंगाधर तिलक, है ना, जो गर्म दल के नेता थे। इनको कहा गया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि किसने कहा था, है ना। तो याद रखिएगा, इनको कहा था वैलेंटाइन, जो हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वैलेंटाइन, ठीक है, सिरोल। कौन? वैलेंटाइन सिरोल ने इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। किनको? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ लीगो नामक वेधशालाएं बनाने की परियोजना मंजूरी दी? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं लीगो का फुल फॉर्म क्या है। और लीगो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ही ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है लेज़र, ठीक है, इंटर, और ये हाइफन है, इंटरफेरोमीटर, फेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर, ठीक है, ग्रेविटेशन, क्योंकि जी का है तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड होगा, ऑब्जर्वेटरी, तो याद रखिएगा, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ये आपका क्या है? लीजो का फुल फॉर्म है, लीगो का। और ये कहाँ बनाया गया है? ये महाराष्ट्र में बनाने का मंजूरी मिला है। कहाँ? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का क्या उद्देश्य था? अगेन बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा तभी हो पाएगा। मौलिक अधिकारों को कड़ाई से लागू करना, नहीं। मौलिक अधिकारों के महत्व को समझना, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक क्रिया पर नियंत्रित करना। याद रखिएगा, जब आपको फंडामेंटल राइट दिया गया था तो आप पागल हो गए थे। पागल होने का मतलब है आप कुछ भी कर ले रहे थे। तो वापस से एक फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है कि नहीं, आप जो है स्वतंत्रता सेनानी को या देश की इज्जत को आपको क्या करना है? संभाल के रखना है। यानी कि जो आपका राष्ट्र विरोधी काम हो रहा था फंडामेंटल राइट के आड़ में, उसको रोकना जो है वो मेन मोटिव था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कब जुड़ा है? तो याद रखिएगा 1976, किसके कहने पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन से? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जुड़ा है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 42nd यानी 42वां संविधान संशोधन था। चलें आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? तो याद रखेंगे, इसमें से कौन सा पुस्तक है? ऑप्शन है आपके पास द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनएकस्टम्ड अर्थ और महाश्वेता। तो याद रखेंगे, आपका जो सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया पुस्तक है वो कौन सा है? महाश्वेता। कौन सा है? महाश्वेता। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि फिर बाकी सब किनका लिखा हुआ है? द नेमसेक, अनएकस्टम्ड अर्थ और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये सब तीनों एक ही लोगों का लिखा हुआ है, एक ही का है। वो कौन है? झुम्पा लाहिरी। कौन है? झुम्पा लाहिरी। आपने इनका नाम सुना होगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय नेताजी और सालार जंग संग्रहालय। तो आंसर क्या होगा? नेताजी जन स्थान संग्रहालय जो है वो आपका कटक में स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा, जब नेताजी की बात आई तो मैं फिर से बता दूं, नेताजी किनको बोला जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है वो 23 जनवरी है, और 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? याद रखिएगा, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को कहते हैं, और बेसिकली पूरे साल में 4 ही जगह ग्रैंड स्लैम होता है। स्टार्टिंग होता है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, फिर आपका विंबलडन और फिर आपका यूएस। तो इन चारों में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे पुराना है आपका विंबलडन। विंबलडन कहाँ खेला जाता है? यूके में खेला जाता है। कहाँ? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप इंग्लैंड भी कह सकते हैं। अच्छा, पहली बार कब खेला गया था? 1877 में पहली बार यूके में यानी विंबलडन खेला गया ग्रैंड स्लैम टेनिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा? तो याद रखेंगे, भारत जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 4 को सफल करेगा। किसके साथ? जापान के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो देखिए हम लोग राजधानी सीधा सीधा डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू हो गई, थाईलैंड का बैंकॉक हो गया, भूटान का थिम्पू हो गया। भूटान की राजधानी क्या? थिम्पू। उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया का क्या हो गया आपका? प्योंगयांग। क्या हो गया? प्योंगयांग। चलें आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया? अच्छा, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, बेल्जियम, चीन और डेनमार्क। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए परस्पर कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आई होप सो अगर आप बिहार के हैं तो आपको बहुत क्लियर कट पता होगा, या एक भारतीय हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि शून्य का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है वराहमिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट और पाइथागोरस। तो आई होप सो आंसर आ गया होगा। वेरी गुड। आंसर क्या है आपका? आंसर है पाइथागोरस। क्या है? सॉरी, आंसर है आपका आर्यभट्ट। ठीक है, चलें आगे। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? तो आई होप सो ये क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग को देना चाहिए। ऑप्शन महात्मा गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा, संतरा और नींबू सिट्रस फल माना जाता है, तो इसमें क्या है? विटामिन सी है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? यानी जो हम सोलर सेल का उपयोग कर रहे हैं, इसका एक मेन लाभ क्या है? तो याद रखिएगा, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। मतलब आप एक जगह इसको लगा दीजिए, आराम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, इसमें और कुछ भी नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ये भी आपको पता होगा, वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक मात्रा कौन सा है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक आपका है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन है कितना? जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता देना जरूरी है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है आपका 78% के आसपास क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। चलें आगे। अच्छा, बात कर लें वर्ल्ड में या यूनिवर्स की बात कर लें। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या है? याद रखिएगा, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और उसके बाद हीलियम है। याद रखिएगा, यूनिवर्स यानी कि पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा गैस जो है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है, और फिर सेकंड नंबर में हीलियम है, और इसका एक एग्जाम्पल आपका सन है, सूर्य है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो वेग क्या होगा? ऑप्शन में ये छूटा हुआ था इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो याद रखिएगा, नियत त्वरण का मतलब हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसी रफ्तार से वो बढ़ता जाएगा हर एक टाइम इंटरवल पे। तो जब सेम टाइम इंटरवल पे एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो स्पीड का रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ क्या है? आप क्या स्क्वायर के टर्म में चलेगा, वो कभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये क्या होगा? स्क्वायर कौन सा होगा? सीधे समय के साथ समानुपाती, सीधे समय के वर्ग का समानुपाती। क्लियर? 54 का आंसर नंबर क्या है आपका? आंसर ए है, सीधे समय के साथ वर्ग का समानुपाती, है ना। यानी टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? वेग है। कब? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है, यह डैश की ओर संकीर्ण होता जाता है। तो देखिए, जब पारिस्थितिकी की बात करेंगे, ये बेसिकली बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है प्रोड्यूसर का, जो आपके हैं पेड़ पौधे लोग हैं, है ना। फिर क्या? प्राइमरी कंज्यूमर का, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का, टर्सरी कंज्यूमर का। देखिए, आपको धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। अच्छा, क्यों हो रहा है? तो आपको पता है एनर्जी लेवल 1/10 होता है। मतलब अगर सूर्य से प्लांट में जिसको मिला है उसे फर्स्ट जो आपका कंज्यूमर होगा उसमें 1/10 मिलेगा, फिर अगला जो होगा वो 1/10 मिलेगा, इस तरह से। तो ये क्या होता है? शीर्ष की ओर संकीर्ण होती जाती है। किधर? शीर्ष की ओर, यानी ऊपर बढ़ते जाइए और आपका क्या होगा? जो पिरामिड है वो धीरे 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 संकीर्ण होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट के पास जितनी एनर्जी है उसका अगर हम लोग प्लांट सीधा सीधा खा लेते हैं तो उसका 1/10 मिलता है हम लोग को। ये किसने बताया था? तो याद रखिएगा, ये लिंडेमान ने बताया था। क्या बताया था? लिंडेमान एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ये बताया था कि जो आपका एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमेशा क्या होता है? 1/10 होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई उष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य से उष्मा लेती है और 27 डिग्री सेल्सियस पे वायुमंडल को उष्मा लौटा देती है। इंजन की क्षमता क्या होगी? तो देखिए, इंजन की क्षमता होगी जितना इंजन ने कंज्यूम किया है। क्या किया है? कंज्यूम किया है। तो सबसे पहले क्षमता निकालने के लिए हम लोग को इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग को 273 ऐड करना होगा दोनों में, क्योंकि हम लोग को पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, है ना। 0.15 भी होता है, उसको इग्नोर कर दें। ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800, और यहाँ से ऐड करेंगे तो आएगा 300। तो देखिए, कितना कंज्यूम किया, जितना कंज्यूम किया उतना उसकी क्षमता होगी, बाकी को तो रिफ्लेक्ट कर दिया इसने। तो कंज्यूम किया 500, तो 500 कंज्यूम किया आउट ऑफ 800, है ना, और इंटू 100। तो देखिए, जब आप इसको कट करेंगे तो आ गया 5/8। और जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं उनको मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि 1/8 का वैल्यू है 12.5, कितना होता है? 12.5%। 5/8 का वैल्यू क्या होगा? 62.5%, यानी कि आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर होगा 62.5%। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो मैंने आपको बताया था, उसका आंसर इंग्लिश में लेटेक्स दिया हुआ था। क्या हुआ था? लेटेक्स। और यहाँ पे आंसर क्या होगा? छाल होगा। याद रखिएगा, तना का सूखा हुआ पार्ट जब बाहर निकलने लगता है तो उसको हम छाल कहते हैं, तो यही आपका लेटेक्स कहलाता है। तो आंसर क्या होगा? छाल होगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देता है। तो याद रखिएगा, सुक्रोज जो है वो शर्करा को किस में बदलता है? आपको क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ऑप्शन है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, है ना, ग्लैक्टोज में, प्रोटोज में और अमीनो एसिड में। तो आंसर क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। कौन सा? सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को तोड़ देता है, यानी कि चीनी को तोड़ता है किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, आप शायद बचपन में वो घोड़ा वाला घूमने वाला पे चढ़े हों, है ना, जिसमें एक बीच में ऐसे एक रड होता है, ठीक है, और यहाँ पर ज्वाइंट रहता है अलग अलग धागा, और यहाँ पे आप क्या अलग अलग धागे पे बैठ के इस पर घूमते हैं। जब इसका स्पीड तेज होता है तो आप फील करेंगे कि आप वेटलेस महसूस करते हैं, आपको लगता है शरीर में भार नहीं है, अब आप बाहर की ओर चले जाएंगे। तो वैसे ही अगर अर्थ तेजी से घूमने लगेगा, जब अर्थ तेजी से घूमने लगेगा तो आपको भार में क्या होगी? महसूस होगी कमी।
क्या महसूस होगी, कम होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यूरेसिल पाया जाता है, तो याद रखिएगा यूरेसिल पाया जाता है, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ऑप्शन है डीएनए में, केंद्रक में, लीवर में और आरएनए में। तो आंसर क्या होगा, याद रखिएगा यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। कहाँ, आरएनए में। अच्छा, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं, वो मैंने शायद आपको एक बार बताया था, मैं फिर आपको समझा देता हूँ। जब कोई भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि स्पर्श मीडियम से डेंस मीडियम में आता है, तो ये अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है जब सघन से आपका विरल में जाए। फर्स्ट वाले में याद रखिएगा ऊपर में विरल था और नीचे आपका सघन था। ठीक है, अभी क्या है, जस्ट इसका उल्टा है, ऊपर में आपका सघन है और नीचे क्या है, आपका विरल है। तो इस सिचुएशन में जब लाइट जाएगा तो अपने जो आपका ये मेन इसका पाथ था, इससे दूर हटके इधर जाएगा। इसका एक सिचुएशन आता है जब ये डेविएशन यहाँ चला जाए, तो इसको हम लोग बोलते थे क्रांतिक कोण। और जब इससे भी ऊपर चला जाएगा, जब क्रांतिक कोण से ऊपर चला जाएगा, तो ये वो सिचुएशन है जब आपका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही मिराज बनता है, जो रोड पर गर्मी के समय में हम लोग को लगता है पानी है, चमक रहा है, वो आपका इसी की वजह से होता है। चलें अब हम बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सी घटना जो होता है वो इसकी वजह से होता है। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा आपका, हीरो का चमकना। हीरो को इस एंगल पे कट किया जाता है कि उसके अंदर जाने के बाद वो पूरा का पूरा लौटा देता है, तो इसलिए हीरा क्या करता है, शाइन करता है। नेचुरली जितना आपके पास लाइट है उससे थोड़ा ज़्यादा ही शाइन करता है कौन, हीरा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंदर आता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपके पास स्टिंगरे, टर्टल, ऑक्टोपस और मस्का। आंसर क्या है आपका, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है, मोलस्का ग्रुप का एक जीव है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है। तो देखिए पैराशूट के साथ जब नीचे उतरता है तो उसका वेग कैसा है, क्रांतिक वेग है, सीमांत वेग है, गुरुत्वीय त्वरण के साथ संतुलन द्वारा है, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीमांत वेग बोलेंगे। एक सर्टेन लिमिट तक ही उसका स्पीड होता है, उस हिसाब से वो धीरे धीरे नीचे आता जाता है। चलें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखिए थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो मैंने आपको कल वाले सेट में बताया था, उसमें यही है कि ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, क्या है। तो आई होप सो आपका इसका आंसर आ गया होगा। वेरी गुड। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सितार चाहिए। क्या चाहिए, सितार चाहिए। सितार क्या करता है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा इसमें पूछ सकते हैं कि लाउड स्पीकर क्या करता है। तो लाउड स्पीकर बेसिकली आपके विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है ना, उसको तार से हम लोग जोड़ते हैं तो साउंड देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बोरेक्स का सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा बोरेक्स के सूत्र में हम लोगों को रटना पड़ता था पहले, है ना, वैसे ही आप 2-4 बार इसको बोलेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे बोरेक्स को सुहागा कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, सुहागा। चलें अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए सारा का सारा सिमिलर लग रहा है, वैसे याद रखिए 2, 4, 7 और 10। ठीक है, Na2B4O7 × 10H2O, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुहागा बोलेंगे, बोरेक्स बोलेंगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रोड्यूसर गैस बोलते किसको हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, और प्लस में आपका क्या है, प्लस में है आपका नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बनता है आपका, प्रोड्यूसर गैस बनता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोड्यूसर गैस कौन सा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और इसमें आपको पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की मात्रा क्या है। तो याद रखेंगे इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 60%। कितना होता है, 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में से कौन नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीवाणु है जो भोजन को जहरीला नहीं बनाता है ना। तो आंसर क्या है आपका, आंसर है आपका हीमोफिलस पर्टुसिस। क्या है, हीमोफिलस पर्टुसिस। अच्छा ये क्या है, तो याद रखिएगा इसी की वजह से, हीमोफिलस पर्टुसिस की वजह से क्या होता है, आपको काली खांसी होती है। क्या होती है, काली खांसी होती है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा जब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि इससे आपका जो है विषाक्त नहीं है, इसका मतलब ये साल्मोनेला और स्टेफिलोकाकी और क्लास्ट्रीडियम, ये तीनों क्या होता है, भोजन को जहरीला बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा पृथ्वी और चंद्रमा कह रहा है, तो चंद्रमा है तो या तो लूनर होगा या तो अर्थ होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में नजर आ रहा है सिस लूनर, है ना, यहाँ आपको दिख रहा है सिस लूनर, इसी को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। जो लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं क्लास को, उनको मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अब तक याद हो जाना चाहिए। ऐसे मैं बता दूं ये आंसर क्या है आपका, फेरस ऑक्साइड है, FeO। क्या है, फेरस ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड को अगर कांच में मिलाया जाए तो क्या होगा, कांच का रंग हरा हो जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम किसका है, चार्ल्स का है, बॉयल का है, दाब से है या ग्रीन से है। तो याद रखेंगे आपका ये जो क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन। देखिए टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है, और आप क्या करेंगे उसके दाब को यानी प्रेशर को, प्रेशर के विपरीत है। यानी अगर सोचिए LPG के बारे में सोचिए, LPG क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो एक कंप्रेस्ड गैस है, उसको दबाव बनाएगा। अगर बाहर का टेम्परेचर फिक्स रखा जाए, दबाव को बढ़ाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, घटता जाएगा। तो इसको बोले व्युत्क्रमानुपाती। प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहते हैं बॉयल का नियम। क्या कहते हैं, बॉयल का नियम कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, बॉयल का नियम यही कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होता जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन है विस्थापन, आवेग, भार और घनत्व। तो याद रखेंगे विस्थापन डायरेक्शन है, सिमिलरली भार mg होता है, उसमें भी डायरेक्शन है। घनत्व एक ऐसा है डेंसिटी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो एक क्या है, अदिश राशि है। चलें
नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है, मतलब कंप्यूटर के मेमोरी की जरूरत इनमें से किसको होती है? तो ग्राफिक्स को भी, इमेजिंग को भी, ध्वनि को भी। आंसर क्या होगा? तीनों होगा। क्या आंसर होगा? तीनों। नेक्स्ट है आपका क्या, ताप नियंत्रक एवं पेशीय संकुचन निम्न में से किस ऊतक के द्वारा होता है? तो देखिए आपको कह रहा है ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? ऊतक पूछ रहा है। तो ऊतक कौन सा होगा? ऑप्शन से संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। तो आंसर क्या होगा? संयोजी ऊतक होगा। अच्छा, हम लोग बात कर लें संयोजी ऊतक किसको बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं। जैसे ब्लड क्या है? एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है, हर चीज़ को एक दूसरे से फ्लो करते हुए चला जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, कौन सा युग्म असत्य है? तो देखिए आपसे पूछ रहा है, अच्छा विटामिन का नेम पूछा जा रहा है, उसका साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है ना। तो देखिए हम लोग बात कर ले विटामिन B12, तो B12 को हम लोग साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, तो पहला क्या होगा? सही होगा। सेकंड क्या है आपका? विटामिन B6, तो B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, सेकंड भी सही है। थर्ड क्या है? विटामिन E, उसको कहते हैं टोकोफेरॉल, ये आपका गलत है, इसको कहते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आता है कि राइबोफ्लोविन जो लिखा हुआ है ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं B2 को। क्या बोलते हैं? B2 को हम लोग राइबोफ्लोविन कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है आप लोग को एक जगह लेकर याद कर लेंगे। तो आंसर इसका क्या होगा? ई होगा। विटामिन E को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायर में भरा जाता है, तो याद रखिएगा सबसे हल्का गैस क्या है आपका? गैस अगर इस तीनों में बात करें तो आपका क्या है? हीलियम है, जो वायुयान में भरा जाता था पहले, है ना। अभी क्या है? अभी नाइट्रोजन भरा जाता है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा जाता है, तो हम लोग नाइट्रोजन को ही हवा में फिलअप कर देते हैं। आप देख रहे होंगे रिसेंट में बाइक वगैरह अगर जाते हैं आप पेट्रोल पंप पे गैस भराने के लिए, तो वहाँ लिखा रहता है नाइट्रोजन गैस। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मैथ्स के हम लोग 2-4 क्वेश्चन को आज देख लेते हैं फटाफट। निम्न में से कौन सा रूट संख्या है? रूट का मतलब याद रखिएगा, जो इंग्लिश वाले हैं उनको हम लोग कहेंगे, रूट को बोलेंगे प्राइम नंबर। कौन किसे नहीं करता है? और फिर मैं कहूँगा कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते चले जाइए। देखिए ये जो है आपका 11 गुना 17 है, ये आपका 17 गुना 7 है, ये आपका 19 गुना 13 है, और ये आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। चलें नेक्स्ट ये क्वेश्चन अब आप लोग बना लेंगे, निम्न में से कौन सा बढ़ते हुए का सही क्रम है ना। इसको आप लोग बना लें। मेरे हिसाब से इसको बनाने का कई सारा ट्रिक आपको यूट्यूब पे बताया, लेकिन वो सारा का सारा ट्रिक क्या है? बेकार ट्रिक है मेरे हिसाब से। आप क्या करेंगे? इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए। सारा का ऑप्शन सेम है, तो मैं इसको डेसिमल में चेंज कर लेता हूँ। सपोज दैट पहला मैंने इसको डेसिमल में चेंज किया, ये आ गया 0.7, पॉइंट जैसे डाला तो ऊपर 50 हो गया, तो 7 डाल दिया। इसको देखा पॉइंट डाला तो 9 डाल सकते हैं, 9 नहीं डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं, 64। इसको देखा ये भी 0.8 हो सकता है, तो ये तो पता है कि ये सबसे छोटा ये पहला वाला। अब फाइट इन दोनों का है, तो हमने देखा यहाँ पर आपका 0.8 के बाद क्या आ गया? 8 8 जा 64, तो 6 आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ 8 को 7 से भाग दे रहा हूँ, डेसिमल डाला 70 हो गया, 8 बार में ये 64 आ गया, और फिर ये 6 आ गया, 0 आ गया, तो 7 टाइम में 56 आ गया। सिमिलरली जब इसको कर रहे हैं तो 0.8 टाइम में 88 आ रहा है, रिमेनिंग 2 बच रहा है, 2 का मतलब 20, तो यानी 1 आएगा। तो यानी ये तय हो गया कि पहला 5/7 होगा, दूसरा 9/11 होगा, तीसरा 7/8 होगा। आंसर क्या है? पहला नंबर सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलग अलग रास्ते के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती है, तो 8:20 के बाद कितनी देर में बदलेगी? यानी कि सीधा सीधा आपको क्या करना है? तीनों का एलसीएम निकालना है। अब देखिए एलसीएम निकालने का भी मैंने शॉर्टकट बता रखा है, समझिए क्या है। 48, 72 और 108 किससे कट रहा है? सबसे पहला तो मुझे पता है ये टोटल तीनों का तीनों 12 से कैंसिल हो रहा है, तो 12 अगर मैं ले लूँ यहाँ से, फर्स्ट वाले राउंड से 12 ले लिया मैंने, तो हमारे पास बचा 4, 12 छक 72, 12 नमा 108। अब क्वेश्चन है कि इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप लोग देखेंगे इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम मेरे हिसाब से 36 होगा। 36 पे ये तीनों का तीनों नंबर कट रहा है, तो 36 गुना अगर 42 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 432 सेकंड। कितना? 432 सेकंड। और इसको मिनट में बदलने के लिए फिर 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 मिनट 12 सेकंड। कितना आएगा? 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 8:20 में अगर खत्म हुआ था तो 8:27 में हमारा दोबारा बजेगा। क्लियर? इतना तेज आपको एलसीएम निकालना है, मैंने बताया तभी, नहीं तो और जल्दी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसको देखिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे। आप पहले का प्रोसेस कर लीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 12। क्या आ गया? 108। ठीक है, डिवाइड 36 गुना 1/3। पहले तो आपका क्या होगा? ऑफ का प्रोसेस होगा, और ऑफ का प्रोसेस में पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके क्या लेंगे? 12 ले आएंगे, और 12 इसे किससे कितने टाइम में कटेगा? 9 टाइम में कटेगा, 9 टाइम में प्लस। अब ये रिमेनिंग क्या है आपका? 2/5 इंटू 4 × 12 3 15/2, यानी कि 2/5 और गुना 15/4। देखिए 2 से 2 टाइम में कैंसिल, ये इसको कट गया कितने? 3 टाइम में, तो 1.5 आया। तो 9 और 1.5 है ना, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10.5। देखिए इसमें बच्चे गलती क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे और आंसर 3 ले आएंगे, 3 इंटू 1/3 करके 1 ले आएंगे, जो गलत है। पहले प्रोसेस किसका होगा? ऑफ का। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको कट करके 12 ले आएगा, और 12 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अंडर रूट इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें मैं सिखाता हूँ लोगों को क्या, कि अगर आपका ये 12 कोई 2 सक्सेसिव का मल्टीपल हो, 3 इंटू 4 देख रहे हैं, 2 सक्सेसिव का मल्टीपल है, तो आंसर अगर प्लस है तो बड़ा वाला होगा, और माइनस रहता अगर सपोज दैट इसी क्वेश्चन में 12 माइनस अंडर रूट 12 ये ऐसे इन्फिनिटी तक रहता, तो इसका आंसर ये छोटा वाला होता 3, लेकिन अभी क्या है? प्लस है, तो आंसर बड़ा वाला होगा, 4 होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीशन की दर 4 से 5% बढ़ गई है ना, कितना बढ़ा? देखिए 25%। अब आप सोच रहे होंगे 25% कैसे आया? 4 से 1 रुपया बढ़ा, तो 1 रुपया बढ़ा तो कितना? 1 जो है वो 4 का कितना है? 1/4, यानी कि 25%। अच्छा 25% से बढ़ा है तो वापस कितना कम कर दें कि हमारा नील हो जाए? तो मैं हमेशा सिखाता हूँ लोगों को कि अगर 1/4 से बढ़ रहा है तो घटेगा 1/5 से। ठीक है, ये 1 आकर नीचे ऐड हो जाता है, तो 1/5 का वैल्यू 20% है। आंसर क्या होगा? 20% होगा। चलें नेक्स्ट, अब ये 2 क्वेश्चन है आपको 82 और 83, ये आप क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें।
आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन को कमेंट में डाल देंगे। चलिए ऑल ऑफ यू, आई होप सो सेट में आपको आनंद आ रहा होगा। आपके फीडबैक को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।